बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ में हूँ मोहम्मद सालिम। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान भी बारिशों और सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। लोगों की कीमती अमलाक, जानवर और जानों का ज़िया हो चुका है और यकीनन नुकसानात का जो तखमीना लगाया जा रहा है वो अनगिनत और बेशुमार हैं और मुख्तलिफ़ इदारे इस हवाले से नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं और इस हवाले से हतमी फ़हरिस्त सामने अभी तक नहीं आ सकी है और बहुत जल्द आइंदा चंद रोज़ के अंदर मुकम्मल नक्शा जो है वो सामने आ जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बारिशों ने कितनी तबाही फैला दी, सरकारी इमलाक का कितना नुकसान हुआ, ज़मींदारों का कितना नुकसान हुआ और तमाम तर जो सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित शहर के अंदर लोगों का जो नुकसान हुआ है उस हवाले से लोग क्या कहते हैं। यकीनन मैं इस वक्त जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर एक बस्ती थी, यहाँ पर एक खुशहाल घराना था, वो बेघर हो चुके वो लोग और ये उजड़ा हुआ खंडर जो है मेरे बैग में ये नज़र आ रहा है और उस बस्ती के बीच से दरिया गुज़र रहा है और मैं दरिया के किनारे पर खड़ा हूँ। यकीनन यहाँ पर हरे भरे दरख्त थे, बागात थे, घर थे और बच्चे यहाँ पर खेलते थे, लेकिन अभी वो जगह वहाँ से दरिया गुज़र रहा है और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार रहे हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। आइए नाजरीन, इस उजड़ी हुई बस्ती के जो मकीन हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन पर क्या गुजरी और वो हुकूमत से, मुतल्लिका इदारों से किस तरह के तवक्कात रखते हैं और उनके मुतालबात क्या हैं। बसिन खारी के मुकाम पर हम मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने जगह जगह तबाही मचा दी है। उनमें से एक जगह बसिन खारी भी है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए, बेघर हो गए और पूरा एरिया, सैकड़ों घर जो है वो बाल बाल सैलाब से बचे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल की जो कहानी है यहाँ के मुकामी मकीनों के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हुकूमत की तरफ से, अवामी नुमाइंदों की तरफ से कोई पूछगछ हो गई, किसी ने खैरियत दरियाफ़्त की, तो आखिर साहब आप इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, रात के वक्त यहाँ बंद टूट गया। उसके बाद रात 12 बजे के बाद यहाँ पर ये हंगामी सूरत हाल सी हो गई। उस दौरान रानी भी सनम पहुँची थी, अमजद साहब पहुँचे थे और शफीक साहब थे जो शाना बशाना खड़े रहे और हमारे चेयरमैन शराफुद्दीन फरियाद साहब थे। और हंगामी सूरत हाल थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। अब इतने बड़े दरिया के लिए तो छोटी चीज़ों से वो कंट्रोल नहीं हो सकता था। खैर इंतज़ामिया से उन्होंने बर वक्त बात की, अच्छा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से उन्होंने बात की, जिस पर उन्होंने आगे गेबन्स कुछ पहुंचा दिए, एक्सवेटर भी भिजवा दिए, जिस पर बर वक्त कार्रवाई हो गई। ख़ासकर आवाम ने खुद यहाँ पर खड़े होकर अपनी मदद आपके तहत। हाँ अपनी आप कहते हैं गेबन्स यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर ठेलों में पत्थर डाल के वो रकावट के तौर पे यहाँ पर रखे दिए गए, जिस पर उसकी जो प्रेशर था वो कम हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बड़े नुकसान से पूरा एरिया, अगर ये छोटा सा इलाका है, अगर कैमरा आप दिखा सकता है तो इस एरिया में पीछे की तरफ पूरे कॉलोनी है 0 पॉइंट तक। खुदा न खास्ता अगर इसको बर वक्त उसको न रोका जाता तो शायद ये पूरा एरिया जद सैलाब के जद में आ जाता और सैकड़ों घर शायद मुतासर हो जाते। और मुतासर तो खैर अब भी है, क्योंकि दरिया का जो बहाव था बढ़ गया था, उस पे घरों के अंदर पानी निकला था, लोगों की फसलें ख़राब हो गई हैं, बागात ख़राब हो गए हैं, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, बहुत सारे और भी हैं। आप जो आप जाएंगे घर तो रहने के काबिल नहीं है। जी इस वक्त दरारें पड़ गई हैं, काफ़ी घरों में दरारें पड़ गई हैं। जी नाजरीन, यकीनन और भी यहाँ हमारे साथ यहाँ हमायदीन मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन ये बस्ती आबाद हो रही थी, बस्ती बन रही थी, लोग घर बना रहे थे, सड़कें बनाई जा रही थी, तो तब प्लानिंग का महकमा कहाँ था? इतने बड़े दरिया के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? जी नाजरीन, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस तमाम तर इस बस्ती को उजाड़ने या इसको मुस्तकिल रखने के लिए आप हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K2 टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने
مصروفیات سے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے اور ہماری اس مشکلات کو گورنمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ کل پرسوں 2-4 دن پہلے جو فلڈ کا ایک پورے پاکستان میں سسٹم آیا، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے در بدر ہو کے ادھر ادھر ہو گئے، اور راتوں رات ان کو مطلب ایک ایمرجنسی کا سسٹم نافذ ہوا، اور بہت زیادہ ان کو تکالیف اٹھانی پڑی. وہ اس وجہ سے ہوا کہ اس سے پہلے جو ہمارے ٹھیکیدار برادری تھی یا یہاں کے لوکل کمیونٹیز بھی جو تھی، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ ٹھیکیدار جب کام کروا رہا تھا تو ان کو نگرانی کرنی چاہیے تھی. کوئی نگرانی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مطلب ٹال مٹول والا کام ہو گیا. اور یہ دوسری دفعہ 11 سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری مرتبہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور یہاں کے باشی مطلب گرانے جتنے بھی یہاں سے 0 پوائنٹ تک لوگ ہیں، ان سب کو سفر ہونا پڑتا ہے. تو ہماری خود ادھر بہت ساری ایکڑوں کے حساب سے زمین ہے، ہم بار بار اس سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں تکالیف اٹھانی پڑتی ہے. تو گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک پرزور مطالبہ ہے، عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس دفعہ یہ جو کام ہونے والا ہے یا ہو جائے گا، یہ ہونے والا ہے، اس کو کسی خاص کمپنی کے تھرو کام کروایا جائے تاکہ ان کی گزری ہوئی گئی ہوئی ضائع ہوئی زمینیں بھی بچ جائے، ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے اس طرح کی کوئی نقصان ان کو اٹھانا نہ پڑے، در بدر ہونا نہ پڑے. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جیب سے پیسے لگائے ہوئے یہاں ایکسویٹر لایا اور 2 ٹریکٹر اپنے مزدے لگا کے اس بند کو، یہ کوئی 6 فٹ کا بند پڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو 20-25 فٹ آگے کر کے اس ایریا کو نقصان ہونے سے بچا لیا. اور یہاں کے لوکل عوام خود اس چیز کا جواب دے یہ بتا دیں گے آپ کو. اور ہم نے اپنی زمین کے، میرے اپنے گھر بنا رہا تھا، ان پتھروں کو میں نے 50-60 لوٹ پتھر لا کے اس زمین کے اندر یہاں پہ گیوینس میں ڈال دیا، اس لیے کہ بر وقت ہم یہی کر سکتے تھے. ہم کارگاہ یا کہیں اور جا کے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، چند گھنٹوں کے اندر ہم نے 1-1.5 دن میں اس مصیبت کو سمیٹ لیا. تو آپ یقیناً یہ ایک اچھی مثال ہے کہ یہاں تو بہت سارے لوگ تو ملک کو لوٹ کے گھر بناتے ہیں. آپ نے اپنی جمع پونجی سے جو پتھر اکٹھے کیے تھے گھر بنانے کے لیے، وہ آپ یہاں گیبن میں آپ نے ڈالنے کے لیے آپ نے استعمال کیا. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی فراخ دلی ہے، بڑا نیکی کا کام آپ نے کیا. ہم آپ کے اس اقدام کو آپ اقدام کو سراہتے ہیں. جی ناظرین، عمائدین گلگت سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور سیلاب نے یقیناً لوگوں کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور یقیناً گلگت بلتستان میں جانے نقصانات بھی ہوئے ہیں، مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں. کھڑی فصلیں، درخت اور جانوروں کا بھی وہ لوگ جانوروں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیلاب آتا ہے اور تباہی مچا کے چلا جاتا ہے، اور پھر تھوڑی سی انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، لوگ بھی حرکت میں آتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہوا کیا تھا اور ہونا کیا چاہیے، کس طرح کا بن ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بسین کھاری ابو ذر غفاری مسجد کا امام ہوں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہمارے لیے ایک مضبوط بند ہونا چاہیے. تو گزشتہ یعنی کہ سیلاب کے بعد جو بند بانا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے دریا کا چونکہ رخ اس طرف ہے، اس وجہ سے وہ بہہ گیا. تو جب یعنی کہ 29 جمعے کی شام کو جب سیلاب کا آغاز ہوا تھا، تو یہاں سے سارے لوگ نقل مکانی کر کے جا چکے تھے، اور تقریباً میرے خیال میں 2 گھر کے یعنی کہ افراد تھے جو یعنی کہ اس کی اپنے ضد کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے. یہاں لگ بھگ 150 گھرانے ہیں. یعنی بستی خالی ہو گئی تھی؟ جی بالکل، بستی خالی ہو گئی تھی. میں نے خود بستی کا چکر لگایا، لوگ اپنے جانور بھی ساتھ لے گئے تھے. تو اس وجہ سے بستی بالکل خالی ہو گئی تھی، خوف اور سناٹے کا عالم تھا. تو اس وقت میں ہمارے جو یعنی کہ ضلعی انتظامیہ تھی، اس کی حرکت یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے یعنی کہ ہمارا ساتھ دیا، خصوصاً رانی سرم فریاد صاحبہ کا. ان نے 2-3 دفعہ دورے کیا، رات کے تقریباً 1 بجے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے بعد دن کے وقت انہوں نے دوبارہ دورے کیا، ایسے کو اپنے ساتھ لا کر اس علاقے کا انہیں دورہ کرایا. یہاں پر یعنی کہ ایسے صاحب نے خود، جب میں دن 11 بجے کے قریب آیا تو ایسے صاحب اس ٹیلے پر ادھر کھڑے تھے اور یعنی کہ کام کرا رہے تھے. اور اس سب میں پورا یعنی کہ جو تعاون کیا ہے وہ ہمارے مخلص عوام نے کیا ہے. مذہب، مسلک، علاقائیت، قوم کے تفریق کے بغیر سب نے مل کر یہاں پر دریا میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ انہوں نے گیبن لگائے دریا میں، دن کو کام کیا. لوگوں کے گھر نہیں تھے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے، اوپر سے موسم کی سختی کو برداشت کر کے بھی عوام الناس نے یہ گیبن باندھے ہیں. اس کے ساتھ جن لوگوں نے یہاں پر عثمانی صاحب نے دورے کیا، اور یہاں پر کس نے دورے کیا تھا، ایک اور یعنی کہ امجد حسین امجد صاحب نے دورے کیا تھا.
दो एक मेंबरान का नाम नहीं लूँगा, शिकवा होगी उन्होंने दौरा नहीं किया है। आइंदा जब भी ये बंद बनेगा तो ये अवाम इसकी निगरानी करेगी जी बिल्कुल, हमने या फिर पिछले ठेकेदार और महकमे के राह मुकरम पर छोड़ दिया नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा हमने तहैया किया हुआ है कि हम सब खड़े होकर यहाँ पर मजबूत बंद बनवाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि एक दफ़ा फिर इन यानी कि हमारे लीडरों को, रहनुमाओं को हमारा साथ देना चाहिए ताकि मजबूत बंद वजूद में आ सके। बाकी यानी कि बंद की हम पूरी निगरानी करेंगे। अच्छा इस इलाके में तालीम सेहत के हवाले से क्या मसाइल है? जी, यानी कि सेहत के हवाले से तो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि जिस रात यानी कि यहाँ पर सैलाब आया, कई लोग मुतासिर भी हुए, तो सेहत का कोई इंतज़ाम यहाँ नहीं था। बाकी तालीम के हवाले से तो यानी कि स्कूल 2-3 यहाँ पर पीछे फ़ौजी फाउंडेशन का स्कूल कायम हुआ है, बस्ती के अंदर भी स्कूल है, तो वो तालीम का सिलसिला इंशाल्लाह चल जाएगा। सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर। बिजली का जी, बिजली का इंतज़ाम बेहतर है। बिजली यानी कि दूसरे दिन ही हमारे अब्दुल गनी भाई ने बिजली बहाल कर दी थी। बिजली का इंतज़ाम बेहतर है। हम आए और यहाँ के लोगों का हाल अहवाल हमने पूछा और यकीनन सैलाब की जो कहानी थी वो मुकामी लोगों की ज़बानी हमने सुनी और यकीनन जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हुकूमती इदारे हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यकीनन सैलाब आइंदा आने वाला सैलाब के इंतज़ार में बैठने की बजाय बर वक़्त प्लानिंग करेंगे। जहाँ कहीं भी ऐसे हिफाजती बंद बनाने हैं या जो भी इस तरह के इक़दामात करने हैं वो बर वक़्त जो है उन इक़दामात को यकीनी बनाएंगे ताकि आइंदा के लिए लोगों का जानी और माली नुकसान कम से कम हो। सिंध के मज़ाफ़ाती इलाक़ा मियाँ कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ मौज़िन से हम बात करते हैं तो आप बताएं जी मनाफ़ साहब यहाँ आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलाका जागीर बसीन के आखिरी कोना मियाँ कॉलोनी है, यहाँ पर तकरीबन कोई 30 घर दरिया के जो रोड के दाएं तरफ हैं और बाकी दरिया की तरफ है। यहाँ पर पहले से भी बनों की तामीर होती रही मगर कोई बन करामद नहीं हुआ। हर आने वाला बन बस चंद लम्हों के लिए सैलाब आई और उसको बहा दिया। लिहाजा यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े अफसर मुक़्तदर क़ुव्वतों के भी आए और हमारे जो इलाके के बड़े नुमाइंदे भी आए। उन्होंने बहुत बड़ी बातें शातें की मगर कोई काम नहीं हुआ। हम तो गुजारिश ये करेंगे कि ये बन जो है एक दफ़ा तामीर की जाए। हर साल तामीर करना, टाकी लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक साल हमें कुछ भी ना दे दें, इस बन की तामीर कर दें ताकि ये गरीब आवाम सुकून से दरिया या सैलाब आए तो अपनी रात गुजार सकें। और इसके साथ साथ जो कोटे के हवाले से मैं बात करूँगा, कोटा जो है बिल्कुल ख़त्म किया गया। इस हालिया हालत में इस बस्ती के अंदर किसी घर में भी आटा नहीं मिलता है। 20 किलो आटा देते हैं, 20 किलो आटा हफ्ते में और 10 दिन में 20 किलो 20 बंदों के लिए क्या हो सकता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें हम यानी गुजारिश करते हैं कि हमारा जो कोटा है वो हमें सही मिलना चाहिए। नौकरी तो मिलती ही नहीं। और तालीम के हवाले से मैं कहूँगा स्कूल ये सामने है, तामीर हो चुकी है, यानी 2 साल गुजर गए हैं। यहाँ कुर्सियाँ ला के दुकानों के अंदर छोड़ दिए गए हैं, बच्चे इस तरफ फिरते हैं। वो बड़ी स्कूल में हम जाते वो कहते हैं कि बच्चों को उधर दाखिल करो। इधर कोई इंतज़ाम नहीं, कोई स्कूल खोलने का फिक्र ही नहीं। टस्सु मस ने हमने 10 दफ़ा अपील किया, कोई अपील मंजूर नहीं हुई। और बाकी सारे बेरोजगार हैं, मजदूरी मिलती नहीं, अगर मिले तो बस गुजारा कर लेते हैं। जी नाजरीन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मियाँ कॉलोनी बरलब दरिया यकीनन गुर्बत की लकीर से नीचे यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनके मसाइल हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पानी के हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, हर तरह की सहूलत से ये लोग महरूम हैं। और जैसा कि इनके ज़बानी अभी हमने सुना कि बारहा दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद भी, मुतालबात किए जाने के बावजूद भी, अपीलें करने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ज़िली इंतज़ामिया समेत सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारान और इस हल्के का जो मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन एडवोकेट साहब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस गरीब और गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले महरूम और बेकस जो अवाम हैं इनका भी हक बनता है, इनके लिए भी अपोजिशन लीडर आवाज़ उठाए
اور اس علاقے سے ایک اور رکن اسمبلی رانی صنم فریاد اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہاں کے لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے، اور یقیناً جب تک باقی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ اپنا حصہ ادا نہ کریں، صوبائی حکومت اپنا حصہ ادا نہ کرے، تو یقیناً ایک رکن اسمبلی کی کاوشیں ناکافی ہوتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم حکام تک یہ ان کے مسائل انہی کی زبانی ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری آنے کی امید پیدا ہوگی۔ جو سامنے بند نظر آ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، اور ہماری صرف سیفٹی کا یہ روڈ ہی رہ گیا ہے، باقی اگر روڈ کٹ گیا تھا تو باقی کوئی سیفٹی ہمارے پاس بچی ہوئی نہیں تھی۔ پوری بسن کی گیٹ وے یہ میاں کالونی ہے، اگر یہاں کی گزر روڈ اگر دریا کے بہاؤ میں آتی تو باقی پوری بسن بھی پورا ضلع گزر کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ضلع گزر کا رابطہ بھی منقطع ہو جاتا، اگر یہ ایریا کٹ گیا تھا تو پوری بسن کو خطرہ تھا۔ ناظرین، اس وقت متاثرین سیلاب میں ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ شاہنواز۔ آپ بتائیں کہ سیلاب نے کتنا نقصان پہنچایا؟ بس بہت نقصان پہنچائی، ہمارے گھروں کے اندر پانی گھس گیا جس کی وجہ سے ہم نہیں بیٹھ سکے گھر میں۔ ہاں، ابھی 2-3-4 دنوں سے ہم یہاں سکول میں رہتے ہیں، یہاں پوچھ تاچھ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے، بس اسی وجہ سے ہم یہاں آپ نے پیچھے کیا چھپا رکھا ہے؟ یہ یونیفارم ہے، میں 2-3 دنوں سے سکول نہیں گیا تھا، آج جو ہے میں کل سے سکول جا رہا ہوں۔ بے گھر لوگوں میں ہمارے ساتھ ایک شخص یہاں موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزری اور یہ کس حال میں تھے اور ان کو امداد ملی نہیں ملی۔ تو جی، آپ کا نام؟ عبدالنبی۔ آپ کیا کام کرتے تھے؟ میں ڈرائیور ہوں۔ اچھا، تو آپ بتائیں کہ جب سیلاب زیادہ آیا تو کیا ہوا؟ بس سیلاب زیادہ ہے کہ پانی نے ہمارا مکان سب لے کے گئی، اور مکمل گھر کا سامان بسترے وغیرہ سب کچھ لے کے گئی۔ اس وقت آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ میں سکول میں ہوں۔ تو سکول میں رہنے کے لیے کوئی امداد شمداد آپ کو کیا کچھ ملی، کس نے دیا؟ وہ بس سرکار نے ایک چٹائی دیا، کمبل 2 دیا، اور ایک 20 کلو آٹا دیا ہے۔ تعلیمی ادارے کے ایڈمنسٹریٹر اور معروف شاعر محترمہ رانی صنم فریاد کے شوہر، علاقے کے معزز صحافی شراف الدین فریاد سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ تو فریاد صاحب، کیا کہیں گے یہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ یہ رات کو ہم ادھر آئے، کوئی 10 گیبن سے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے ملے تھے، وہ نیچے ڈال رہے تھے، دریا اس کو بھاگ کے لے جا رہا تھا، ان کو کوئی وہ نہیں تھا۔ تو اس وقت بھی ہم نے لوگ ہمارے گھر آ گئے، میڈم رانی صنم فریاد صاحبہ خود چل کے رات کو ادھر آ گئی، اور جب رات کو ایڈمنسٹریشن سے بات کی تو کہا کہ یہ معاملات کر دیں گے۔ جب صبح سویرے ادھر آئے تو صورتحال بہت خراب تھی، رو رہے تھے لوگ۔ ادھر ایڈمنسٹریشن سے فون پہ بات کرنے کی کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر ہم میڈم صاحبہ نے کہا آپ لوگ ادھر ٹھہرے، ہم اس کو پکڑ کے یہاں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد میڈم صاحبہ گئی، ان کے ساتھ ہم بھی گئے، اور کنٹرول روم پہ ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا تھا، اپنا اے سی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بہت اظہار برہمی کر کے تمام میڈیا میں بھی، یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں یہ نیوز چل گئی۔ وہاں گئے تو انتظامیہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے 10 گیبین سے بیچ دیے۔ بھائی 10 گیبین کی بات نہیں ہے، ادھر آبادی ڈوب رہی ہے، ادھر ایکسویٹر چاہیے، ٹریکٹر چاہیے، 100 200 300 گیبین سے چاہیے، اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹھیکیدار نے ادھر ایکسویٹر کا کام کیا، یہ میڈم صاحبہ نے بک کرایا، اس کو ڈپٹی کمشنر پے کر رہا ہے، کسی نے کوئی فی جمع نہیں کی ہے، کوئی کسی اپنی اس میں نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی بک میڈم صاحبہ نے کروایا تھا۔ یہ 250-300 جو جتنے بھی گیبین سے پہلے مرحلے میں 70 گیبین سے ادھر آ کر ڈپٹی کمشنر نے کہا فوری طور پر 70 گیبین سے یہاں منگوا دے۔ تو صورتحال یہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے نا، مفت میں یہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو کام کرتا ہے ان کو حوصلہ ملنا چاہیے۔ میڈم کی کاوشوں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو اس کا مستقل حل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مستقل حل یہ ہے کہ اس پہ یہ جو بجری نکال کے کھڈے بنا رہے ہیں آبادی سائٹ پہ،
इस पे कम अज़ कम हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144 लगना चाहिए। और ये जो जो नेक्स्ट है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट बनाती है, PWD बनाती है, जो भी बनाती है, इसमें बराए मेहरबानी टेंडर ना कराया जाए। टेंडर में लो रेट पे वो टेंडर हो जाता है तो हुकूमत पैसा बचाने के लिए लो रेट देती है। तो ये कम्युनिटी के ज़रिए से ये बंद बना दिया जाएगा 15 करोड़ में, तो वो क्या बंद बनाएगा? फिर उसने तो अगले सैलाब ने फिर रेत की दीवार साबित होगा। जी नाज़रीन, हमने बसीन के मुकाम पर बसीन मियाँ कॉलोनी से बसीन खारी तक का जो भी मुतासरा हिस्से थे, इलाके थे, अमायदीन से हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी अपनी ज़बानी उन्होंने सुनाई। जी नाज़रीन, हम इस वक्त एक खेमा बस्ती में मौजूद हैं। यहाँ पे बसीन खारी के मुकाम पर यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शायान है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। बेटा, जब ये सैलाब आया तो क्या सूरत हाल? हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। हम यहाँ जो यहाँ स्कूल है इसके खिड़कियाँ भी नहीं है, हमारे पास पानी भी नहीं होता है, हम वो शर्ट भी नहीं धो सकते हैं। अब हमारे पास जूतों का पॉलिश भी नहीं होता है, तो हम गुजारा कैसे करें? तो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से कोई मदद हो गई तो कोई खाने पीने का राशन, क्या कुछ आपकी हेल्प हो गई? नहीं, हमारे आज तक तो कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ इन टेंट के अलावा हमारे हम उनको कुछ भी नहीं दिया है। जी बेटा, आपका नाम? शाजेब हसन। जी बेटा, आपका नाम? रऊफ अब्बास। रऊफ अब्बास, आप जब सैलाब आया तो किस तरह के हालत थे? यहाँ के हालत बहुत बुरे थे और हम यहाँ इस स्कूल में बैठे हो। ये स्कूल के हालत भी बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं वहाँ इसकी खिड़कियाँ भी नहीं, इसके दरवाजे भी नहीं। हम इसी तरह ही मुसाफिर होकर रहते। जी नाज़रीन, यकीनन जब बंदा बेघर हो जाता है तो उस करब से वही लोग वाकिफ़ होते हैं जो उस हालात से गुज़रते हैं। यकीनन यहाँ पर एक स्कूल है, इस स्कूल के साथ यहाँ एक खेमा बस्ती यहाँ कायम की गई है। स्कूल की खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, और फिर इस खेमा बस्ती में भी यहाँ पर भी उस तरह की सहूलियात हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और जैसा कि इन बच्चों ने कहा, यकीनन बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह करीम मुतासरीन की मदद फरमाए, और जो मुखैर इदारे हैं वो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करें। पाकिस्तान भर में जो फलाही इदारे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे इस प्रोग्राम के तवसत से कि वो अज़राए करम, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का दूर उफ्तादा और पसमानदा खित्ता है, और यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ पाकिस्तान के बाकी सूबों के मुतासरीन की मदद हो रही है, तो मुखैर इदारे थोड़ा सा नज़र करम, एक दायराना नज़र गिलगित बल्तिस्तान पर भी डाल दें और यहाँ के मुतासरीन की भी मदद करने की कोशिश करें। सूबाई हुकूमत और यहाँ के जो मुतल्लिक़ इदारे हैं वो हिस्सा बक़दर जुस्सा अपने जो कुछ भी वसाइल हैं उनके मुताबिक इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वसाइल काफ़ी नहीं हैं। तो हमारी इस प्रोग्राम के तवसत से मुल्क भर के और मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि मुसीबत की इस घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन को भी ज़रूर याद रखा जाए। जी नाज़रीन, हम मुतासरीन बारिश और सैलाब से हम बात कर रहे हैं, उनके मसाइल और उन पर जो गुजरी वो हम उन्हीं के ज़बानी हम सुन रहे हैं। तो इस वक्त अमायदीन यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2010 के जो फ्लड आ गया इधर, तो ये 2010 के फ्लड में ये बिल्कुल मुख्तसर था ये दरिया। तकरीबन इधर से जो हम पत्थर मार रहे थे आसानी के साथ पार जाता था। बाद में 2010 के जो सैलाब आ गया तो मतलब इतनी इधर कटाव दिया, तकरीबन कोई 100 से 200 फीट आगे हमारा जो ज़मीन थी वो कटाव हो गई, वो दरिया के नज़र हो गए। फिर गवर्नमेंट मुख्तसर ये बंद बांध के हमें मतलब ये बंद नहीं है, ये हिफाजती दीवार, ये वाली हिफाजती दीवार है ना, बंद तो नहीं है, इधर कुछ भी नहीं, उधर लाके थोड़ा मुख्तसर बंद, और जहाँ बंद था तो वहाँ नुकसान नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हो गया। फिर देखा इधर कितने नुकसानात हमारे ये 2010 के, मतलब पूरा एक घर मोहल्ला कट गया, पूरे मोहल्ला इधर से दरिया के नज़र हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला साहब से, वो खुद यहाँ आए और हम गरीब बंदे सब इधर आके अपना जो विज़िट करे, ये कामयाब विज़िट करे और हमें बिल्कुल इधर मतलब
ये गेबन वगैरह ये वाले देवार नहीं बनाना है हमें ये देवार नहीं बनाना है। इधर बड़ी मशीनरी और हेवी ठेकेदार को इधर ठेके देना है। ये सिफारिशी जो ठेकेदार आते हैं वो इधर इस तरह बंद बनाते हैं। देखो इधर इस तरह बंद, ये बंद कामयाब है। अभी देखो ये क्या 3500 मतलब इस दरिया का जो था क्यूसिक 3500 और 250 इसका रफ्तार था। ये बंद थोड़ी इधर मतलब कंट्रोल करता है, ये नहीं करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से। 2010 में सैलाब आया, लोगों को कुछ मुआवजे मिले नहीं मिले, आप भी उन मुतासरीन में शामिल थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर 2010 के सैलाब में ये हमारा मकान है, ये मकान दरिया की वजह से सारा मकान गया। अभी पिलर दिख रहे हैं इसके। 2010 के टाइम में हमें बस 1 महीना या 2 महीने में एक टेंट दिया और 10 एक शीट दिए थे, उसके अलावा कुछ ही नहीं दिया है। केस चल रहा है कि उस तरह चुप हुआ। अभी ये थोड़ा प्लाट रह गया था, वो भी अभी दरिया ले गया इसको सारा। मैं वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए कुछ इधर मिल जाए। जी नाज़रीन, यकीनन मुतासरीन की कहानी हमने उनकी ज़बानी हमने मुख्तलिफ हलकों के सामने, हुकूमत और इदारों के सामने हमने रखने की कोशिश की। यकीनन सैलाब जब आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है, और जहाँ पर सही मानों में प्रोटेक्टिव बन बने हैं उसका तो एक पत्थर हिला नहीं है, लेकिन जहाँ पर बस एक दीवार बनाने की कोशिश की है तो वो दीवार जो है वो फ्लड आते ही वो अपने साथ वो तिनके की तरह बहा के लेके गई है। आइंदा आने वाले जो सैलाब होंगे या जो बारिशें होंगी, हम उम्मीद रखते हैं कि सूबाई हुकूमत और उनके जो इदारे हैं वो यकीनन प्लानिंग के साथ काम करेंगे, हिकमत अमली के साथ काम करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुतासरीन सैलाब और बारिश के जो सूरत हाल थी, उनके जो मसाइल थे वो हमने सामने लाने की कोशिश की, और यकीनन पूरा गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस ज़िला गिदर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात हुए हैं और लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, और यकीनन गिलगित शहर के अंदर भी, शहर के बाहर भी, और बाकी तीनों डिवीज़नों के अंदर, तमाम 10 अजला के अंदर लोगों के अनगिनत और बेशुमार नुकसानात हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है उन नुकसानात का अजाला करने के लिए अवलिन फुर्सत में कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त अख्ताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क और पूरी दुनिया को हर तरह के आफात से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।